पापा के निधन के बाद हम सब भाई संपत्ति के बंटवारे के लिए वकील का इंतजार कर रहे थे। वकील ने जब आकर वसीयत पढ़ी तो पता चला कि पापा ने करोड़ों की संपत्ति हमारी जगह घर के पुराने माली के नाम कर दी है। हम गुस्से में माली को मारने ही वाले थे कि माली ने रोते हुए अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई, जिसे देखते ही हम सब भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। आसमान पर छाए हुए गहरे काले बादल और जोरदार होती बूंदाबांदी ने पूरी हवेली को एक अजीब से सन्नाटे और बेहद भारी माहौल में जकड़ लिया था। ये वह मनहूस दिन था जिसका इंतजार हम शायद ना जाने कितनी बेसब्री से सालों से कर रहे थे। मगर जब यह दिन आ गया था तो हवा में फैली हुई खामोशी मेरे सिर पर किसी भारी हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरे पिताजी रामप्रसाद सिंह की अर्थी उठ चुकी थी। श्मशान की मिट्टी में उनकी राख अब पूरी तरह से ठंडी होकर मिल चुकी थी और हवेली की दरो दीवारें, जो कभी उनकी रौबदार आवाज से थरथराया करती थीं, अब अनाथ हो चुकी थीं। मगर सच कहूं तो मेरे दिल में अनाथ होने का कोई भी एहसास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नशा भरी खुशी थी, एक ऐसी दबी हुई प्रसन्नता जिसे मैं अपने चेहरे के झूठे गंभीर भाव के पीछे छुपाए बैठा था। हम तीनों भाई विक्रम, रोहन और कर्ण ड्राइंग रूम के बीच में रखे हुए शाही मखमली सोफों पर विराजमान थे और हमारे बीच में एक गहरी और सुकून भरी शांति फैली हुई थी। ये शांति किसी भी दुख की नहीं थी, बल्कि इंतजार की थी, वो इंतजार जो सदियों पर भारी लग रहा था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी हुई महंगी रोलेक्स की घड़ी पर एक बार फिर से नजर डाली तो सुइयां जैसे मुझे रेंगती हुई नजर आईं। हर गुजरा हुआ लम्हा मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। बाहर लॉन में कुछ लोग अभी भी दिखाई दे रहे थे जो पिताजी के लिए दुख जताने आए थे, लेकिन अब वे लोग हमें छोड़ते हुए धीरे धीरे जाते दिख रहे थे। फूलों की महक बारिश की नमी के साथ मिलकर हवा में एक अजीब सी गंध पैदा कर रही थी, जो मेरे लिए घुटन का कारण बन रही थी। मैंने बड़ी ही उलझन से पहलू बदला और रोहन की तरफ देखा, जो अपनी आदत के मुताबिक मोबाइल फोन पर उंगलियां फेर रहा था। उसके माथे पर पड़ी लकीरें बता रही थीं कि वह भी उतना ही बेचैन है जितना कि मैं, जबकि कर्ण बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से हमारे खानदानी वकील और पापा के पुराने मुंशी महेश चंद्र को आना था। हम तीनों भाइयों की फितरत एक जैसी थी। हम तीनों ही दौलत के पुजारी और ताकत के भूखे थे। पापा हमारे लिए सिर्फ एटीएम मशीन या एक ऐसी रुकावट थे जो हमारी अय्याशियों के रास्ते में खड़ी थी। उनका उसूलों से प्यार, पुराने जमाने की रीति रिवाजों को चलाना और उनका वह सख्त सच्चा व्यवहार हमें जहर जैसा लगता था। मुझे याद है, जब भी मैं फैक्ट्री के अकाउंट में हेर फेर करने की कोशिश करता, पापा किसी पुलिस वाले की तरह मुझे पकड़ लेते और सबके सामने ही मेरी बेइज्जती कर देते। उनकी नज़रों में मेरे लिए कभी भी इज्जत नहीं थी, बल्कि हमेशा एक सवाल होता था, एक शक होता था, जैसे वे जानते हों कि मेरा ज़मीर किस मिट्टी से बना हुआ है। मगर अब वे जा चुके थे हमेशा के लिए और पीछे छोड़ गए थे यह करोड़ों की सल्तनत, यह ज़मीनें, यह हवेली और बैंकों में पड़े हुए करोड़ों रुपए, जिनके अब हम लोग अकेले मालिक थे। रोहन ने फोन साइड पर रखते हुए दबी हुई आवाज में कहा, भैया, ये महेश चंद इतनी देर क्यों कर रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है? अंतिम संस्कार किए हुए भी 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ा पेशेंस रखो रोहन, वो वकील है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कागजात तैयार कर रहा होगा। तुम तो जानते हो ना कि पापा अपनी चीजों को कितना खुफिया तरीके से रखते हैं। आखिरी वक्त तक उन्होंने किसी को भी हवा नहीं लगने दी कि वसीयत में लिखा क्या है। लेकिन जाहिर है वारिस तो हम ही हैं, और कौन हो सकता है? करण ने टांग अड़ाते हुए हंसकर कहा, बिल्कुल भैया, वारिस तो हम ही हैं, लेकिन पापा का कुछ पता नहीं। शायद अपनी आधी दौलत वे किसी अनाथालय या फिर किसी ट्रस्ट को दे गए हों। उनकी तो आदत थी पुण्य कमाने की। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उस अदालत में चैलेंज कर देंगे। मैं किसी भी अनाथ आश्रम या ट्रस्ट को अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाने दूंगा। करण की इस बात पर हम तीनों के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हमारी मेहनत, ये शब्द हमारे मुंह से कितना अजीब लगता था। सारी उम्र हमने दूसरों की कमाई पर ऐश की थी, मगर हमें लगता था कि यह हमारा पैदाइशी अधिकार है।
मैं उठकर खिड़की के पास गया और पर्दा जरा सा सरकाकर बाहर देखने लगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी और लॉन में कीचड़ और पानी जमा हो रहा था। इसी कीचड़ में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साया नजर आ रहा था जो बारिश में भीग रहा था। वह माली था, इस घर का वह मनहूस नौकर जिसका नाम शायद किसी को याद भी नहीं था। वह सब बस लोग उसे माली कहकर बुलाते थे। उसके कपड़े फट चुके थे, सिर पर एक पुराना सा अंगोछा था और वह घुटनों में सिर गड़ाए ऐसे रो रहा था जैसे उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई हो। उसका यह रोना, यह दिखावा, ये वफादारी का ढोंग मेरे पूरे शरीर में आग लगा रहा था। मुझे इस शख्स से नफरत थी, एक ऐसी गहरी और बिना वजह की नफरत जो पिछले 5 सालों से मेरे सीने में पल रही थी। जब से यह शख्स हवेली में आया था, पापा का व्यवहार हमारे साथ और भी ज्यादा ठंडा हो गया था। ये 5 साल पहले की बात है। जब पापा शहर से वापस आए थे तो यह मैला कुचैला सा नौजवान उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। पापा ने कहा था कि आज से यहां माली काम करेगा और यह आउट हाउस में रहेगा। हमने एतराज किया था कि एक अनजान शख्स को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, मगर पापा ने हमें डांट कर चुप करवा दिया था। और फिर देखते ही देखते यह माली पापा का दायां हाथ बन गया। पापा हर वक्त इसे अपने पास बिठाते, इससे बातें करते, अपने हाथ से फल काट कर भी देते। यहां तक कि जब पापा पैरालिसिस के अटैक के बाद बिस्तर पर पड़े थे, तब हम तीनों भाइयों ने तो उनके कमरे का रुख भी नहीं किया था, क्योंकि वहां दवाइयों की बदबू आती थी। मगर यह माली रात रात भर जागकर उनके पैर दबाता, उन्हें नहलाता और उनकी गंदगी साफ करता था। पापा की आंखों में उसके लिए जो मोहब्बत और अपनापन था, वह हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि इसने पापा पर कोई काला जादू कर दिया है या फिर उन्हें कुछ ऐसा घोलकर पिला दिया है, वरना एक नौकर की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वह हवेली के मालिकों के दिल पर राज करे। मैं दांत पीसते हुए सोच रहा था कि बस कुछ देर की बात और है, एक बार वसीयत पढ़ ली जाए, फिर मैं इस माली को ऐसे बेइज्जत करके निकालूंगा कि यह सारी जिंदगी याद रखेगा। इसकी वफादारी का ऐसा सिला दूंगा कि यह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकर ने आकर हमें जानकारी दी कि वकील साहब आ गए हैं। ये सुनते ही हम तीनों भाई तुरंत अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए और चेहरों पर गंभीरता फैला ली, जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा दुखी हों। वकील कमरे में दाखिल हुआ। वह सफेद बालों वाला, बड़े ही रौबदार और अच्छी पर्सनालिटी का शख्स था, जिसने अपनी सारी उम्र कचहरी और अदालत में ही गुजारी थी। उसकी आंखों में ऐसी तेजी थी जो सामने वाले के दिल का हाल जान लेती थी। वह भीग चुका था। उसने अपना कोट झाड़ा और हाथ में पकड़े हुए चमड़े के वजनदार बैग को टेबल पर रखा। इस बैग में हमारी किस्मत बंद थी। वकील ने हमें नमस्ते किया और फिर सोफे पर बैठ गए। उनका चेहरा सपाट था और वह खामोश नजरों से बारी बारी हम तीनों को देख रहे थे, जैसे वे कोई ऐसा राज जानते हों जिससे हम लोग बेखबर हों। कमरे की हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। रोहन ने बेसब्री से गला खखार कर कहा, वकील साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब देर ना करिए, प्लीज वसीयत पढ़कर सुना दीजिए ताकि हम पापा की आखिरी इच्छाओं को पूरा कर सकें और संपत्ति का बंटवारा कर सकें। वकील साहब ने गहरी सांस ली और बैग की जिप खोली। एक नीले रंग की मोटी सी फाइल बाहर निकाली, मगर उसे खोलने से पहले उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और हमारी तरफ देखकर बोले, राम प्रसाद, सिंह साहब की एक शर्त थी। वसीयत पढ़ने से पहले इस कमरे में घर का हर शख्स मौजूद होना चाहिए, और वह खास नौकर भी, जिसे वह अपने बेटे की तरह बहुत खास तरह से रखते थे। मेरी कनपटियों पर गुस्से से नसें उभर आईं। मैं गुर्राते हुए बोला, क्या मतलब, आप उस माली की बात कर रहे हैं? क्या आप रामप्रसाद सिंह के बेटों को 1-2 कौड़ी के नौकर के साथ बैठाकर वसीयत सुनाएंगे? ये हमारी बेइज्जती है वकील साहब, हम उसे यहां नहीं बुला सकते। करण भी गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, ये क्या तमाशा है वकील साहब, वो एक नौकर है, उसे उसकी सैलरी मिल जाएगी, उसे यहां बिठाने की क्या जरूरत है? मगर वकील साहब अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने फाइल वापस बैग में डालने का इशारा किया और ठंडे लहजे में कहा, यह सिंह साहब का आखिरी हुक्म है। अगर वह लड़का यहां नहीं होगा तो वसीयत नहीं खुलेगी और मामला फिर अदालत में जाएगा, जहां सालों लग सकते हैं।
फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर हमें सांप सूंघ गया। अदालत का नाम सुनते ही हमारे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि हम अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया और नौकर को इशारा किया कि उस मनहूस माली को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और वह माली अंदर दाखिल हुआ। वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वह कांप रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कि वह लगातार रोता रहा हो। वह दरवाजे के पास ही कालीन पर बैठने लगा तो वकील साहब ने उसे टोका और अपने पास रखे हुए स्टूल की तरफ इशारा किया। अर्जुन, यहां आओ, मेरे पास बैठो। उसका नाम अर्जुन था। ये तो मुझे आज ही याद आया, वरना हम लोग तो उसे हमेशा ओए यहां आ, अरे ओ माली, बस यही कहकर बुलाते थे। वो हिचकिचाया, मगर वकील के दबाव डालने पर डरते डरते स्टूल के किनारे पर बैठ गया। हम तीनों उसे ऐसी नजरों से घूर रहे थे कि अगर नजरें खंजर होती तो अब तक उसका सीना छलनी हो चुका होता। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। बाहर बारिश का शोर तेज हो गया था और कभी-कभी बिजली की कड़क खिड़कियों के शीशों को भी कंपा देती थी। वकील साहब ने चश्मा लगाया, फाइल खोली और शांत अंदाज में पढ़ना शुरू किया। मैं राम प्रसाद सिंह अपने पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव के यह वसीयत बना रहा हूं। ये सारी बातें तो फॉर्मेलिटी वाली थीं, मगर इसके बाद जो कुछ लिखा था वह हमारे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। मेरी जिंदगी एक खुली किताब नहीं थी। मैंने बहुत सारे राज अपने सीने में दफन कर रखे थे, मगर अब मौत के मुहाने पर मैं अपना ज़मीर साफ करना चाहता हूँ। मेरे 3 बेटे विक्रम, रोहन और करण मेरी पहली पत्नी से हैं। मैंने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें दुनिया की बेहतरीन शिक्षा दिलवाई, हर ख्वाहिश पूरी की, मगर अफसोस कि यह तीनों मेरे नाम पर बोझ नहीं उठा सके। दौलत के गुरूर ने इन्हें इंसान से दरिंदा बना दिया। इनके दिलों में रहम नहीं बल्कि सिर्फ हवस है। वकील साहब रुके और हमारी तरफ देखा। हम तीनों शर्मिंदगी से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो रहे थे। पापा मरते मरते भी हमें बेइज्जत करके गए थे, मगर यह तो बस शुरुआत थी। असली धमाका तो अब होने वाला था। वकील साहब ने पन्ना पलटा और पढ़ा। आज से 20 साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरी पहली पत्नी के अलावा मेरी एक और शादी हुई थी, जो मैंने खुफिया तौर पर एक गरीब मगर बहुत ही शरीफ औरत से की थी। वो मेरी मोहब्बत थी और उससे मुझे एक बेटा भी पैदा हुआ था। मैं समाज और अपनी पहली पत्नी के डर से उसे सामने नहीं ला सका, मगर जब वह बच्चा 4 साल का हुआ तो उसकी माँ का निधन हो गया और मेरे पास उसे हवेली लाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगीं। 4 साल का बच्चा, 20 साल पहले मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने कातर नजरों से रोहन और करण को देखा। उनके चेहरे भी सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखों में एकदम से दहशत उतर आई थी। यह वह राज था जिसे हम तीनों ने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। हम समझते थे कि पापा को कभी पता ही नहीं चला था, मगर पापा तो सब कुछ जानते थे। वकील साहब की आवाज भारी हो गई और वह लगातार पढ़ते रहे। मुझे वह रात कभी नहीं भूली है जब मैं उस मासूम बच्चे को उंगली से पकड़कर हवेली लेकर आया था। मेरी पहली पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया था और मेरे ये तीनों बेटे, जो उस वक्त खुद भी बच्चे थे, उस मासूम को अपनाने से इनकार कर दिया था। उस रात घर में कयामत का मंजर था। मैं थका हारा सो गया, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो वह बच्चा गायब था। यहां पहुंचकर वकील साहब की आवाज भी लड़खड़ा गई और कमरे का दरवाजा बाहर की तेज हवा से टकराकर जोर से खुला, जिससे हम सब चौंक गए। मुझे वे कोई तूफानी रात याद आने लगी। उस वक्त मैं 14 साल का था, रोहन 12 का और करण 10 का। हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि वह बच्चा हमारा दुश्मन है, वह हमारी संपत्ति का हिस्सेदार है, वह गंदी नाली का कीड़ा है। मुझे याद है कि कैसे हम तीनों भाइयों ने उसे बहला फुसलाकर साइकिल पर बिठाया था। वो मासूम हमें अपना भाई समझकर हमारे साथ चल पड़ा था। उसे क्या खबर थी कि उसके भाई उसके कसाई बने हुए हैं। हम उसे शहर से दूर एक वीरान इलाके में ले गए थे, जहां एक बड़ी नहर बहती थी। मुझे आज भी याद है कि वह कितना रो रहा था।
वो पापा पापा पुकार रहा था, मगर हमने उसके मुंह पर टेप लगा दिया था। हमने उसे मारा था, बहुत मारा था, और फिर मैंने एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वह बेहोश हो गया और हमने उसे मरा हुआ समझकर नहर के तेज पानी में फेंक दिया। घर वापस लौटकर जब हम आए तो हमने कहानी बना दी कि वह गार्डन में खेल रहा था और फिर जाने कब पैदल चलता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। पापा उस वक्त खामोश हो गए थे। वो समझ गए थे, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था। आज 20 साल बाद वो मुर्दा अतीत जमीन फाड़कर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। वकील साहब ने पानी का घूंट भरा और आगे बढ़ने लगे। मैं सालों तक इसी गम में घुलता रहा कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित नहीं रख सका। मैं अपने उन कातिल बेटों के साथ एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारता रहा और रोज जीता रोज मरता रहा। लेकिन कुदरत के खेल भी अजीब हैं। 5 साल पहले मैं उस मंदिर में गया जहां मैं अक्सर सुकून की तलाश में जाता था। वहां मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो लोगों को लंगर खिला रहा था। उसके माथे पर एक गहरे जख्म का निशान था और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी स्वर्गीय पत्नी जैसी थीं। जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तो मुझ पर जो खुलासा हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह मेरा वही बेटा अर्जुन था जिसे मेरे इन जालिम बेटों ने नहर में फेंक दिया था। भगवान ने उसे बचा लिया था। एक चरवाहे ने उसे डूबते हुए देख लिया था और बचा लिया। यह सुनते ही मेरे गले में जैसे कांटे चुभने लगे। मेरी सांस रुकने लगी। क्या वह जिंदा बच गया था? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो खुद उसे डूबते हुए देखा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी नहीं बच सकता था। मेरे अंदर ख्यालों का एक तूफान उमड़ आया। अगर वह जिंदा है तो फिर वह कहाँ है? क्या वह पुलिस के पास गया? क्या किसी ने उसे छुपाकर कहीं रख लिया? वकील साहब ने वह बात पढ़ी जिसने मेरी पूरी दुनिया ही उलट दी। मैं उसे वापस घर लेकर आया, मगर मैंने अपनी और उसकी पहचान छुपा कर रखी। मैं डरता था कि अगर मेरे इन दरिंदे बेटों को पता चल गया कि उनका शिकार जिंदा है तो वे दोबारा उसे मार देंगे। इसीलिए मैंने उसे माली बनाकर अपनी आंखों के सामने रखा ताकि वह सुरक्षित रहे। मैंने झटके से सिर उठाकर माली की तरफ देखा, जो अभी भी सिर झुकाकर बैठा हुआ था और उसके कंधे कांप रहे थे। तो यह माली या गंदे कपड़ों में रहने वाला नौकर, यह हमारा भाई अर्जुन है। यह वही बच्चा है जिसे हमने कत्ल किया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये 5 साल पहले हमारे साथ रहा, हमारे जुल्म सहता रहा, हमारी गालियां सुनता रहा और उफ तक नहीं किया। क्या यह बदला लेने का कोई नया तरीका था? वकील साहब ने वसीयत का आखिरी और फैसला देने वाला हिस्सा पढ़ा, क्योंकि मेरे तीनों बेटे विक्रम, रोहन और करण ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया और एक मासूम जान लेने की कोशिश की। इसीलिए मैं राम प्रसाद सिंह अपने पूरे होशो हवास में इन तीनों को अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। मेरी तमाम संपत्ति, ये हवेली, ये फैक्ट्रियां, जमीनें और तमाम बैंक का रुपया पैसा मैं अपने चौथे और इकलौते वफादार बेटे अर्जुन सिंह, जो इस समय माली है, उसके नाम करता हूं। ये सुनते ही मेरे दिमाग की नसें जैसे फटने को आ गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम सबके चेहरों पर गहरे लाल रंग का गुस्सा उमड़ आया। यह सदमा बर्दाश्त से बाहर था। करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल रही थी और वह भी उस शख्स के पास जा रही थी जिसे हम जूते की नोक पर रखते थे। मैं अपनी जगह से किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ता हुआ उठा। झूठ, यह सब झूठ है, यह बकवास है। वकील साहब, तुमने इस नौकर के साथ मिलकर यह साजिश रची है। यह वसीयत जाली है। हमारा बाप बुढ़ापे में सठिया गया था। रोहन भी पागलों की तरह चिल्लाया, यह नामुमकिन है। ये 2 टके का माली हमारा भाई कैसे हो सकता है? यह अर्जुन हो ही नहीं सकता। अर्जुन मर चुका है। हमने तो उसे खुद, वो बोलते बोलते रुक गया, मगर उसकी अधूरी बात सब कुछ बयान कर रही थी। करण का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने टेबल पर रखा एक भारी कांच का फ्लावर पॉट उठाया और माली की तरफ लपका। हरामखोर, तेरी ये हिम्मत, तू हमारे बाप की संपत्ति हड़प करेगा। तूने पापा को बरगलाया है। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमरे का नजारा एक मैदानी जंग में बदल गया। हम तीनों भाइयों के सिर पर जुनून सवार था। हम भूल गए थे कि वहां वकील मौजूद है, कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है।
हमारे सिर पर बस यही धुन सवार थी कि इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकना है। करण ने फ्लावर पॉट उसके सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन माली ने हाथ उठाकर अपना बाजू आगे कर दिया, जिससे फ्लावर पॉट उसके बाजू पर लगा और टूट गया। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वकील साहब चिल्ला रहे थे, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? कानून को हाथ में मत लो। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वह बूढ़े आदमी थे, संभल ना सके और लड़खड़ाकर सोफे पर जा गिरे। मैं आगे बढ़ा और माली का गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मेरी उंगलियां उसके गले में ढंस रही थीं। बोल बोल, कौन है तू? सच बता, वरना आज तेरी जुबान खींच लूंगा। किसने सिखाया है तुझे यह सब ड्रामा? माली का चेहरा तमतमाया हुआ था, सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो बस अपनी भीगी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। उन आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रहम था जो मेरे गुस्से को और भड़का रहा था। रोहन ने आकर उसे लात मारनी शुरू कर दी। करण उसे घूंसे मार रहा था। हम उसे पागलों की तरह पीट रहे थे। उसके कपड़े फट गए थे और नाक व मुंह से खून बह रहा था, लेकिन हमें जरा भी रहम नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था कि अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे। ये हमारी दौलत की जंग थी। मार दो इसे, खत्म कर दो, आज इसकी कहानी खत्म कर दो। रोहन चिल्ला रहा था। माली जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने कई बार हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे मौका नहीं दे रहे थे। तभी जब करण एक बार फिर उसे मारने के लिए झुका, माली ने अपनी कमीज की जेब में कांपते हुए खून से सने हाथ डाले और वहां से एक मुड़ी तुड़ी पुरानी सी तस्वीर निकाल ली। उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने कर दी। मेरी नज़र जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, मेरा उठा हुआ हाथ हवा में ही टंगा रह गया। वक्त जैसे थम गया और मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। वह तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी और बरसों पुरानी थी, लेकिन उसकी नज़र इतनी साफ थी कि मेरी आत्मा तक कांप उठी। उस तस्वीर में एक 4 साल का बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके गले में एक खास किस्म का पुराना चांदी का लॉकेट लटक रहा था। यह कोई आम लॉकेट नहीं था। ये वही लॉकेट था जो मैंने 20 साल पहले नहर के किनारे उस बच्चे के गले से नोचने की कोशिश की थी ताकि उसकी पहचान मिट सके, मगर उसका धागा इतना मजबूत था कि वह टूट ही नहीं पाया था। और अब वही लॉकेट उसी माली के गले में भी मौजूद था जो उसकी फटी हुई कमीज से झांक रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, गला सूख गया और आंखों के सामने वो खौफनाक अतीत एक जिंदा हकीकत बनकर नाचने लगा। वो बच्चा मरा नहीं था, वह वाकई में वापस आ गया था। मेरे हाथों में वह पुरानी और खस्ता हाल तस्वीर किसी दहकते अंगारे जैसी महसूस हो रही थी, जिसे देखकर मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी लहर दौड़ गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने सीने में हथौड़े बरसते हुए महसूस हो रहे थे। ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये मेरे अतीत का वो खौफनाक आईना था जिसे मैं 20 साल पहले तोड़ चुका था, मगर आज उसकी किरचियों ने मेरी आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। तस्वीर में मौजूद वो 4 साल का बच्चा अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रहा था और उसके गले में वह चांदी का लॉकेट लटक रहा था जो इस वक्त उस मनहूस माली के गले में मौजूद था। मेरी नजरें कभी उस तस्वीर पर जाती और कभी जमीन पर गिरे उस शख्स पर जिसे हम 5 सालों से जूते की नोक पर रखते आए थे। मेरे गले में कांटे चुभने लगे और जुबान तालू से चिपक गई। रोहन और करण मेरी तरफ सवालिया और खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। वे मेरे मुंह से इनकार सुनना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं कहूं कि यह झूठ है, ये कोई धोखा है, मगर मेरी आंखें वो सच देख चुकी थीं जिससे बचना मुमकिन नहीं था। मुझे वो काली रात याद आने लगी जब मैं 14 साल का था और मेरे अंदर के शैतान ने अंगड़ाई ली थी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने उस बच्चे के गले से यह लॉकेट नोचने की कोशिश की थी ताकि उसकी पहचान मिट जाए, मगर वह धागा नहीं टूटा। आज वही धागा, वही लॉकेट हमारे गले का फंदा बन चुका था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी तो कमरे की रोशनी भी जल बुझ रही थी, जैसे कि कुदरत भी हमारे गुनाहों पर गवाही दे रही हो। मैं लड़खड़ाती हुई आवाज में रोहन की तरफ देखने लगा और सिर को हाँ में हिलाया।
तो रोहन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके चेहरे से खून ही उतर गया और करण, जो अभी उसे मारने के लिए तैयार था, पत्थर के स्टैचू की तरह एकदम जम गया। हम तीनों भाइयों के बीच एक ऐसा खौफनाक माहौल कायम हो गया जो सिर्फ मुजरिमों के बीच ही होता है। हम समझ गए थे कि पापा ने हमारे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेला है। वो बूढ़ा जिसे हमने मौत के बिस्तर पर अकेला छोड़ दिया था, वो मरते मरते हमारी जड़ों में तेजाब डाल गया था। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थीं कि ये कैसे मुमकिन है। हमने तो इसे अपने हाथों से नहर में धक्का दिया था। मैंने खुद इसके सिर पर पत्थर मारा था और इसे पानी में डूबते हुए देखा था। फिर यह जिंदा कैसे बच गया? और अगर यह जिंदा था तो यह 5 साल तक खामोश क्यों रहा? ये नौकर बनकर हमारी गालियां क्यों सुनता रहा? क्या यह इंतजार कर रहा था कि हम पूरी तरह से इसके जाल में फंस जाएं? गुस्से और नफरत की एक नई लहर मेरे अंदर पैदा हुई। ये पछतावा नहीं था, ये खौफ था कि अगर यह सच साबित हो गया तो वह करोड़ों की संपत्ति जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं, वह सब धुएं की तरह उड़ जाएगी। वकील साहब, जो अब तक हक्का बक्का खड़े थे, उनकी हिम्मत वापस लौटी और वे आगे बढ़कर माली को सहारा देकर उठाने लगे। उनकी आवाज में शक्ति थी। जब उन्होंने कहा, विक्रम, होश में आओ, तुम लोग अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो, भगवान से डरो। ये वही अर्जुन है, तुम्हारा खून, तुम्हारा भाई, जिसे भगवान ने दोबारा तुमसे मिलाया है। मगर वकील के शब्द मेरे लिए जहर से कम नहीं थे। मुझे इस वक्त उस भाई से घिन आ रही थी। यह हमारा भाई नहीं हो सकता। ये वो कांटा था जिसे हमने 20 साल पहले उखाड़ फेंका था और अब यह दोबारा उग आया था। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर वकील साहब को जोर से धक्का दिया। वे एक बार फिर सोफे पर गिर पड़े और मैंने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो वकील। अगर तुम अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो तुरंत यहां से दफा हो जाओ और अपनी मनहूस फाइल भी साथ ले जाओ। हमें किसी वसीयत की परवाह नहीं है। इस घर के वारिस हम हैं और हम ही रहेंगे। ये 2 टके का मालिक कल भी नौकर था और आज भी नौकर ही रहेगा। रोहन ने तुरंत दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और उसे अंदर से लॉक कर लिया। कर्ण ने फोन की तारें नोचकर फेंक दी। हम तीनों की आंखों में खून उतर आया था। अब मामला संपत्ति से आगे निकलकर जिंदगी और मौत का सबब बन चुका था। वकील साहब डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने शायद कभी हमारा यह जानवर जैसा रूप नहीं देखा था। मैं मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, जो अब दीवार के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वह सुकून जो मुझे और भी ज्यादा अंदर से दहला रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम भैया, मैं संपत्ति के लिए नहीं आया था। मैं तो सिर्फ पापा की सेवा करने के लिए रुका था। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब कुछ रख लीजिए, बस मुझे पापा के घर में रहने दीजिए। मैं एक पागल की तरह तड़प उठा और उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी उंगलियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसकी सांस रुकने लगी। मैंने उसके कान के पास जाते हुए कहा, तू क्या समझता है कि हम तेरे इस ड्रामे में आ जाएंगे? तूने 5 साल तक हमें बेवकूफ बनाया। पापा के कान भरे और अब तू बहुत बेचारा बन रहा है। तू चाहता है कि हम तुझ पर तरस खाएं। याद रख अर्जुन, हम वही हैं जिन्होंने तुझे 20 साल पहले नहीं बख्शा था, तो अब क्या बस बख्शेंगे? रोहन ने पास में पड़ा हुआ एक भारी लोहे का रॉड उठा लिया और करण ने अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकाल लिया, जिसे वह अक्सर अपने पास रखता था। कमरे का नजारा अब एक कसाई खाने में बदल चुका था। वकील साहब ने चिल्लाकर हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने उन्हें धमकी दी कि अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अगली लाश आपकी होगी। हम तीनों ने अर्जुन को घेर लिया। मेरा दिल कह रहा था कि बस एक बार और किस्सा खत्म। कोई नहीं जानेगा कि यहां क्या हुआ। हम कह देंगे कि माली चोरी करके भाग गया या यहां पर कोई हादसा हो गया। पुलिस और कानून तो हमारी जेब में है। पैसे फेंकेंगे और सबके मुंह बंद करवा देंगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में मौत का खौफ ना देखकर मुझे उलझन हो रही थी। वो डर क्यों नहीं रहा था? वो भीख क्यों नहीं मांग रहा था? क्या उसके पास कोई और चाल है? मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका कान फट गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। बोल बोल, क्या चाल है तेरी? क्यों आया है तू वापस?
अर्जुन ने खून ठूकते हुए कहा कि मैं चाल चलने नहीं आया था भैया, मैं तो सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभाने आया था। पापा अकेले थे, आप लोगों ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था। उसकी बातें मेरे ज़मीर पर हथौड़े की तरह लग रही थीं, मगर मेरा ज़मीर तो कब का मर चुका था। मैंने रोहन को इशारा किया। रोहन ने आगे बढ़कर अर्जुन के घुटनों पर जोर से लात दे मारी। अर्जुन की चीख निकल गई और वह दर्द से दोहरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया, जैसे कि मेरा बदला पूरा हो रहा हो। पापा का वह ठंडा व्यवहार, वह ताने, वो नौकरों के सामने हमारी बेइज्जती, इन सब का जिम्मेदार यही शख्स था जो मेरे पैरों में पड़ा था। करण ने पागलों के जैसे कहा, भैया ऐसे ही इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं, लाश को गायब कर देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मैंने उसे रोका, नहीं, मेरा भी यही इरादा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वकील यहाँ मौजूद है और यह गवाह हमारे लिए खतरा बन सकता है। मैंने वकील साहब की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, वकील साहब, आपने कुछ भी नहीं देखा है, समझे आप अभी यहाँ से जाएंगे और किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं करेंगे, वरना आपके बेटे जो शहर में नौकरी करते हैं, उनकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वकील साहब की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह जानते थे कि हम कितने बेगैरत और जालिम हैं। उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया और अपनी फाइल समेटकर लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने उन्हें जाने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि डर एक ऐसा ताला है जो जुबान को बंद रखता है। अब कमरे में सिर्फ हम तीनों भाई और हमारा वह शिकार था जो जख्मी हालत में पड़ा तड़प रहा था। मैंने कर्ण और रोहन से कहा, इसे उठाओ, इसे यहां नहीं मारेंगे, इसे वहीं ले जाकर मारेंगे जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी। आज इस कहानी का अंजाम भी वहीं होगा। मेरी बात सुनकर रोहन और कर्ण के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हम तीनों ने मिलकर अर्जुन को घसीटना शुरू किया। वह अब खुद को बचाने के काबिल भी नहीं रहा था। उसका शरीर निढाल था। हम उसे पिछले दरवाजे से बाहर ले आए। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बारिश के शोर ने हमारी आवाज़ों और अर्जुन की सिसकियों को दबा दिया। हम उसे कीचड़ में घसीटते हुए गाड़ी की डिग्गी की तरफ ले गए, जैसे कि कोई मुर्दा जानवर हो। इस दौरान अर्जुन ने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की और कहा, भाई मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मगर उसकी फरियाद ने मेरे अंदर के दरिंदे को और ज्यादा भड़का दिया। करण ने उसे ठोकर मारी और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, तुमने गलत वक्त पर गलत जगह कदम रखा है। तुम्हारी मौत ही अब हमारी जिंदगी की जमानत है। हमने उसे से बेदर्दी से गाड़ी की डिग्गी में फेंका और ढक्कन जोर से बंद कर दिया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। करण और रोहन भी पिछली सीटों पर आकर बैठ गए। गाड़ी तेजी से चल रही थी, मगर सामने का नजारा धुंधला था। बिल्कुल मेरे भविष्य की तरह गाड़ी हवेली के बड़े गेट से बाहर निकलकर कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी। यह वही रास्ता था जो 20 साल पहले हमने तय किया था। तब भी रात ऐसी ही काली थी, तब भी बारिश हो रही थी, और तब सिर्फ हम लोग साइकिल पर थे और साथ में यह बोझ था। फर्क बस इतना था कि तब वो बच्चा था और अब वह जवान था, और तब हम नादान थे, मगर अब हम पक्के मुजरिम थे। रास्ते भर हम तीनों खामोश रहे। सिर्फ बारिश की बूंदें छत पर टप-टप कर रही थीं। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। एक अनजाना खौफ मुझे घेर रहा था। मुझे बार बार लग रहा था कि पीछे कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैंने कई बार शीशे में देखा, मगर सिर्फ पीछे गहरा अंधेरा था। रोहन ने घबराकर पूछा, भैया हम इसे नहर में फेंकेंगे तो लाश मिल तो नहीं जाएगी ना? मैंने शक्ति से कहा, इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बार इसके पैरों में पत्थर बांध देंगे ताकि यह हमेशा के लिए नीचे तल्ली में बैठ जाए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां डिग्गी से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। शायद होश में आने के बाद वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कर्ण ने तंजिया अंदाज में कहा, देखो अभी भी इसमें कितनी जान बाकी है, यह कमबख्त मरता क्यों नहीं है?
तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद हम नहर के उस वीरान हिस्से पर पहुंच गए जहां मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी। यहां सिर्फ सरकंडों की झाड़ियां थीं और नहर का शोर था। मैंने गाड़ी रोकी और लाइट्स बंद कर दी। गुप्त अंधेरे में हम तीनों नीचे उतर गए। कीचड़ की वजह से पैर फिसल रहे थे। हम डिग्गी के पास गए और उसे खोला। अर्जुन अंदर सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसके कपड़े खून और कीचड़ से लथपथ थे। हमने उसे बाहर खींचा और जमीन पर पटक दिया। बारिश हमारे चेहरों पर तमाचे मार रही थी। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे दोबारा धक्का दे दिया। हम उसे घसीटते हुए नहर के किनारे पर ले आए। पानी का बहाव बहुत तेज था और लहरें खौफनाक शोर मचा रही थीं। मैंने अर्जुन के पास जाकर उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों में देखा, वहां मौत का खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसा तंज जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, वह उस हालत में भी मुस्कुरा रहा था। उसकी उस मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, तू हंस क्यों रहा है? मौत तेरे सिर पर खड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, विक्रम भैया, आप मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर को मिटा सकते हैं, लेकिन उस सच को कैसे मिटाएंगे जो पापा ने वसीयत में लिखकर छोड़ा है। हम चौंक गए। क्या मतलब? कौन सा सच? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, आप लोगों ने वसीयत पूरी नहीं पढ़ी थी। वकील साहब के पास सिर्फ एक कागज नहीं था। पापा जानते थे कि आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी असली वसीयत में एक ऐसी शर्त रखी है जो आप लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देगी। मेरी बात सुनकर रोहन और कर्ण भी सहम गए। रोहन ने मेरा कंधा हिलाकर कहा, भैया, ये क्या कह रहा है? कौन सी शर्त? मैंने अर्जुन का गला दबाया और कहा, सीधी तरह से बता, कर क्या रहा है यह बकवास तू, वरना जुबान खींच लूंगा। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, अगर मेरी मौत हो जाती है या मैं गायब हो जाता हूं तो पापा की वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति खुद ब खुद सरकार या फिर किसी भी अनाथालय के नाम पर दर्ज हो जाएगी, और साथ ही वह वीडियो सबूत भी पुलिस के पास पहुंच जाएंगे जो पापा ने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए थे, जिनमें आप लोगों की पिछली करतूतों का भी जिक्र है। और अर्जुन की बात अभी अधूरी ही थी कि आसमान में जोरदार बिजली कड़की और हम तीनों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। मेरे हाथ उसके गले से ढीले पड़ गए। ये क्या कह दिया इसने? क्या पापा इतने होशियार थे? क्या वह जानते थे कि हम अर्जुन को मार देंगे? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर लिया है। अर्जुन को मारना अब संपत्ति को खोने के बराबर था। हम एक अजीब से दलदल में फंस चुके थे, जहां आगे कुआं था और पीछे खाई। कर्ण ने घबराकर कहा, भैया, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहानी गढ़ रहा है, इसे खत्म करो अभी और इसी वक्त। लेकिन मेरा दिमाग अब काम करना छोड़ चुका था। मैं एक चौराहे पर खड़ा था, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ लालच। अगर मैं इसे मारता हूं तो दौलत जाती है, और अगर जिंदा छोड़ता हूं तो यह हम पर राज करेगा। बारिश तेज होती जा रही थी और हम तीनों कातिल अपने शिकार के आसपास खड़े कांप रहे थे, सर्दी से नहीं बल्कि अपने अंजाम के खौफ से। अभी हम इसी उलझन में पड़े ही थे कि अचानक नहर के दूसरे किनारे से टॉर्च की तेज रोशनियां हमारी तरफ बढ़ने लगीं और पुलिस के सायरन की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाली नीली और लाल रोशनियों ने उस गहरी अंधेरी रात और नहर के वीरान किनारे को जगमगा दिया था, और इन रोशनियों ने हमारी आंखों को धुंधला कर दिया था। सायरन की आवाज मेरे कानों में सुई की तरह गूंज रही थी और मुझे अपनी टांगों में जान खत्म होती हुई महसूस हुई। रोहन के हाथ से लोहे की वह रॉड गिर गई और करण, जो अब भी अर्जुन को जान से मारने के लिए तैयार था, अब खौफ से थरथर कांप रहा था। हम तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और हमारी आंखों में एक ही सवाल था, पुलिस को यहां किसने बुलाया? अभी हम इसी सदमे में थे कि पुलिस की गाड़ियां हमारे बिल्कुल करीब आकर रुकीं और उनमें से कई सिपाही ललकारते हुए बाहर निकले और बंदूकें हम पर तान दीं। इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में हमें हाथ ऊपर करने का आदेश दिया। मैंने रोहन और करण ने कांपते हुए हाथ हवा में बुलंद कर दिए। मेरे वे हाथ जो कुछ लम्हे पहले तक अपने ही भाई का गला दबा रहे थे,
अब हार मान जाने का संदेश दे चुके थे। सिपाहियों ने आगे बढ़कर हमें दबोच लिया और हमारी कलाइयों पर ठंडी भारी लोहे की हथकड़ियां चढ़ा दीं। वे हथकड़ियां जिनकी क्लिक की आवाज ने मेरी आज़ादी, मेरे गुरूर और मेरे साम्राज्य के खात्मे का ऐलान कर दिया था। लेकिन यह गद्दारी है। तुमने पुलिस को बुलाया, तुम हमारे नमक हराम हो। हमने जैसे ही वकील को देखा तो वकील से कहा। वकील ने अफसोस से सिर हिलाया और मेरे करीब आकर बोले, विक्रम, मैं तुम्हारा नमक हराम नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता के इंसाफ का रखवाला हूं। सिंह साहब जानते थे कि तुम लोग अर्जुन के साथ क्या करोगे। वह तुम तीनों की रग रग से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने यह जाल बिछाया था। मैं हक्का बक्का रह गया। जाल कैसा जाल? तभी अर्जुन, जो कीचड़ और खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था, धीरे से उठा। अब उसके चेहरे पर वह बेचारगी नहीं थी। उसने अपने कपड़े झाड़े और सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा रुतबा था जो सिर्फ सच्चाई में होता है। उसने इंस्पेक्टर को नमस्ते किया और फिर हमारी तरफ देखकर कहा, भैया, मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसा मत करिए, अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, मगर आपकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। वकील ने फाइल खोली और उसमें से एक डीवीडी और एक चिट्ठी निकाली। उन्होंने वह चिट्ठी इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए कहा, यह सिंह साहब का आखिरी बयान है जो उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले रिकॉर्ड करवाया था और मुझे हिदायत दी थी कि अगर मेरे बेटे अर्जुन को अपना लें तो यह वसीयत वहीं पर फाड़ दी जाए, लेकिन अगर वे उसकी जान लेने की कोशिश करें तो पुलिस को जानकारी दी जाए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाए। इंस्पेक्टर ने वह चिट्ठी पढ़कर हमें और ज्यादा नफरत से देखा। वकील ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, विक्रम, तुम्हारे पिता का असली राज यह नहीं था कि अर्जुन जिंदा है, बल्कि असली राज यह था कि वह 20 साल पहले भी यह जानते थे कि तुमने खुद अर्जुन को नहर में धक्का दिया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या पापा जानते थे? वकील ने कहा, हाँ। उस रात जब तुम तीनों वापस आए थे और झूठी कहानी सुनाई थी, तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पीछे पीछे गए थे। उन्होंने अर्जुन को डूबते हुए तो नहीं देखा था, मगर उन्होंने वहां तुम्हारे जूतों के निशान और तुम्हारी साइकिल के टायरों के निशान देख लिए थे। घर लौटकर भी उन्होंने इस मिट्टी के निशान तुम्हारी साइकिलों पर देखे थे। वह तभी पुलिस को बुला सकते थे, मगर ममता और बेटों के वास्ते ने उन्हें रोक लिया। वह चाहते थे कि तुम सुधर जाओ। वह 20 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद तुम लोग अपने गुनाहों की माफी मांग लो, शायद तुम्हारे दिल में रहम आ जाए। जब अर्जुन वापस आया तो उन्होंने उसे जानबूझकर माली बनाया। यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था। वह देखना चाहते थे कि तुम गरीब नौकर के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो शायद वह तुम्हें माफ कर देते और संपत्ति में हिस्सा भी दे देते, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। तुमने 5 साल तक उस पर जुल्म किया और आज उसे दोबारा मारने के लिए यहां पर ले आए। तुम्हारे पिता ने अपनी वसीयत में लिखा है कि अगर मेरे बेटे अर्जुन को मारने की कोशिश की जाए तो मेरे बाकी तीनों बेटों को मेरी संपत्ति से एक ढेला भी ना मिले और इन पर कत्ल करने का मुकदमा भी चलाया जाए और मेरी तमाम संपत्ति अर्जुन सिंह के नाम कर दी जाए, जो उसे ट्रस्टी बनकर अनाथों और विधवाओं के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर कर्ण और रोहन फूट फूट कर रोने लगे। कर्ण चिल्ला रहा था, हमें माफ कर दो अर्जुन, हम भटक गए थे, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें जेल मत भेजो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने नम आंखों से हमारी तरफ देखा और कहा कि मैंने आपको माफ किया भैया, क्योंकि मैं पापा की आत्मा को तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यह तो आपके गुनाहों का ही फल है जो आपको आपके गुनाह यहां पर लेकर आए हैं। पुलिस हमें घसीटती हुई गाड़ियों की तरफ लेकर गई। बारिश अब रुक चुकी थी और बादल छट रहे थे। चांद निकल आया था, जिसकी रोशनी में मुझे अर्जुन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह वहीं खड़ा था, आजाद और सुकून से भरा, और हम तीनों भाई हथकड़ियों में जकड़े हुए अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। मैं मुड़कर आखिरी बार उस नहर को देखने लगा जहां 20 साल पहले हमने एक मासूम बच्चे को फेंका था। आज उसी नहर ने हमारा हिसाब चुका दिया था। पापा ने हमें दौलत नहीं बल्कि सबक दिया था, और ये वह सबक था जो अब सारी उम्र हमारे साथ जेल की काली कोठरी में रहने वाला था। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ
और मैंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि बाहर की दुनिया अब मेरी नहीं रही थी। माली का राज खुल चुका था और इस राज ने हमें हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।